दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रागिनी कुमारी और आपका एग्जाम वॉरियर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारे साथ आज जबरदस्त भरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आइकॉन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूं, जो मैं यहाँ टैली का कोर्स कर रही हूं और इस पॉडकास्ट में हमारे क्लास प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पॉडकास्ट हमें नई नई चीजों के बारे में, नई नई जानकारियों के बारे में बताएगा कि कैसे कैसे हम ये करें। और दोस्तों, इस एपिसोड में कुछ हमें खास जानने के बारे में भी मिलेगा। इस बीच हमारे साथ मौजूद है एक शख्स जिन्होंने अपने सपने को लेकर बहुत सारी मेहनतें की, लगन उनके जितने सारे एक्सपीरियंस है वो आज हम शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान दिलशाद, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वो बताएंगे कि इन्होंने ये तैयारी सिविल सर्विसेज की ही क्यों की, अदर की क्यों नहीं की, इन्होंने क्या क्या अपना अहम भूमिका इसमें निभाया, कैसे कैसे इनको मतलब किताबें ली, क्या क्या पढ़ाई की, किस किस तरीके से इन्होंने की। तो आइए हम लोग जानते हैं दिलशाद से। दिलशाद आलम, मैं गया जिले का निवासी हूँ और मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। मैंने क्लास 10 गया से ही किया है, गया पहाड़पुर, और 12th मैंने भी गया से ही किया है, चंद्रशेखर जनता कॉलेज से। और फिर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेके मैं मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो उसके बाद मैंने कुछ दिन सेल्फ स्टडी की, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की है और अभी मैं करंट फेज में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी, तो मैं आपसे मतलब दर्शक जानना चाहते हैं कि आप मतलब सिविल सर्विस के बारे में आपका ख्याल कैसे आया, आपको कोई बताया या मतलब आप पहले से इसके बारे में सोच रहे थे? सिविल सर्विसेज का ऐसा, मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम दी थी, IIT JEE का मैंने इनिशियली प्रिपरेशन किया था, बट कुछ मार्क्स के कारण हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग में उतना कुछ ज़्यादा अब बचा नहीं है, सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, मतलब उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब मुझे सिविल सर्विसेज का ही तैयारी करना चाहिए, थोड़ा उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है और थोड़ा सोसाइटी में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई चूज सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विस है क्या, इसकी तैयारी कैसे कैसे की जाती है, क्या क्या मतलब इसमें होता है, ये जानना चाहेंगे। सिविल सर्विसेज मींस दोनों आ जाएंगे, उसमें स्टेट सिविल सर्विसेज भी आ जाते हैं आपका, फिर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ, जो सेंट्रल सर्विसेज है। तो इसमें UPSC मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसमें आप बहुत 3 स्टेजेस होते हैं एग्जामिनेशन के। इसमें आपका प्रीलिम्स होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में आप मेंस करते हो, थर्ड स्टेज में आप इंटरव्यू देते हो। तो प्रीलिम्स क्या है कि बस एक सुपरफिशियल आपको वो चेक करता है कि आपका कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से आप कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो, क्योंकि आपको फाइनली आपको काम तो उन्हीं के साथ करना है, सोसाइटी के साथ ही करना है। तो प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, मींस अगर एक देखा जाए तो UPSC का प्रिपरेशन पूरे एक इंटीग्रेटेड वे में होता है। इंटीग्रेटेड मींस आप कोई किसी एक आइसोलेटेड तैयारी नहीं कर सकते हो। आपको प्रीलिम्स चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है। तो जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग जो है प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और मेंस नहीं कर पाते, लेकिन ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है। तो मतलब इस प्रिपरेशन के दरमियान मतलब क्या क्या आपने मतलब किया, कैसे कैसे इसकी पढ़ाई की, क्या क्या आपका रिसोर्स इसके पीछे रहा, वो थोड़ा सा आप बताइए। पहले तो आप UPSC का जान लो कि सिलेबस क्या होता है, उसको मतलब क्या क्या उसमें मार्क्स का बेसिस क्या होता है। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं मैं UPSC प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होता है। प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर जो होता है वो मेरिट वाला होता है, और सेकंड पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। फर्स्ट पेपर में आपका GS हो जाता है। तो क्वालिफाइंग में भी कितना मतलब करना पड़ता है, जिसमें क्वालिफाइंग डिपेंड करता है, कट ऑफ पे डिपेंड करता है। यूजुअली मे बी मतलब 9 में मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिसाइडिंग होता है मेरिट का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का होता है और इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, 250 नंबर का होता है और यही डिसाइड करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिसाइडिंग फैक्टर है मेरिट, आपका ऑप्शनल हो जाता है, एसे हो जाता है और GS4 हो जाता है। ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि आपका कितना मतलब मेरिट लिस्ट में आपका क्या रैंक होगा। ठीक, ये रहा आपका UPSC का मतलब सिलेबस। इंटरव्यू में क्या क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इंटरव्यू आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो आपका 275 मार्क्स का होता है। उसमें एज सच जो प्रीलिम्स और जो मेंस में जो क्वेश्चन आपको सुपरफिशियल और जो डेप्थ में तो सारा पूछा गया ही होगा। तो वो जो इंटरव्यू जो पैनल होता है ना, वो आपको चेक करता है कि आपका इन्वायरमेंट को रिलेटेड और आपका करंट अफेयर्स कैसा है, मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप जो हैपनिंग हो रही है सराउंडिंग में, नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पे, उसका क्या नॉलेज है आपको, ये चीज तो किताब की चीजें भी कुछ पूछी जाती है वहाँ? मोस्टली मतलब ऐसे ही पर्सनालिटी को ही केवल चेक किया? हाँ, ओनली पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। मतलब ये सिर्फ लोग पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, मतलब मींस प्रीलिम्स में और मेंस में तो आपका टेस्ट हो ही चुका है।
Okay. बट इसमें जो है मतलब कि एक पैनल जो होती है अपने व्यू के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको टेस्ट करती है कि आप सिविल सर्विसेज के लायक हो कि नहीं हो। जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है? इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको 2 मंथ का वेट करना पड़ता है, 2-3 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उसके जी। बाद आपको प्रोबेशन पीरियड में डाला जाता है। प्रोबेशन में 1 मंथ का होता है, लबासना जिसको बोलते हैं हम लोग। वहाँ जाके फिर फाउंडेशन कोर्स होता है। उसके बाद अगर कोई IPS है तो वो जो लाल बहादुर शास्त्री, वो एक नेशनल पुलिस एकेडमी है आपका, वो उसमें हैदराबाद में वहाँ चले जाते हैं। और जो IAS ऑफिसर्स होते हैं लबासना में ही रहते हैं, और जो IFS लेते हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। Okay. तो कह रहे थे कि जैसे आप इसको स्टार्ट किए थे, प्रीलिम्स की तैयारी किए, तो आगे मेंस की कर रहे हैं, तो आप इसके लिए आपका सोर्स क्या रहा, रिसोर्स क्या था आपका? सोर्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एज यू नो कि अभी डिजिटल मतलब चल रहा है, पूरा डिजिटल हो चुका है। हर Okay. चीज, एजुकेशन इज जी। डिजिटली अवेलेबल। तो यहाँ पे रिसोर्स का कमी नहीं है, रिसोर्स इज अलॉट अवेलेबल। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको रिसोर्स को फिल्टर करना है। जो रिसोर्स आपके काम का है, जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो बहुत सारे रिसोर्स है मार्केट में जो बस वो कैपिटलिस्ट की तरह है, मीन्स उसको प्रमोट करते हैं, मतलब बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों से जो देख रहे हैं कि सबसे पहले आप स्टार्ट करो, अगर ग्रेजुएशन में आप, तो ग्रेजुएशन में आप सबसे पहले बेसिक्स जो NCERT होती है 6 से लेकर 12 तक, वो सारी चीज़ों से स्टार्ट करो। मीन्स मतलब पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गए, फिर इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ये सारा बेसिक आप 6 से 12 तक पढ़ लो, आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका PYQ रहेगा, आप सिलेबस को और PYQ को अपने पास हमेशा रखो। सिलेबस जो है आपका, और सिलेबस और PYQ जो आपका, वही आपको गाइड करेगा कि आपको सेल कैसे करना है UPSC जर्नी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे PYQ और UPSC ये सिलेबस हो जाता है, ठीक। फिर आपको रिसोर्सेज में तो मतलब NCERT आप कवर करने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक जो है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, सतीश चंद्र हो गया, रामचंद्र गुहा हो गया, फिर IR का बहुत सारा बुक आता है, जो अलग अलग एम्बेसडर्स जो है, डिप्लोमेट्स के बुक आते हैं। ये सारा चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हो। मे बी मेरे हिसाब से तो अगर मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद से कर सकते हो, तो सेल्फ जो स्टडी है वो बेस्ट हो जाएगा इसमें। जी। तो जब आप मतलब इस चीज की तैयारी कर रहे थे, तो आप सेल्फ स्टडी से इसको किए हैं या मतलब लाइव क्लासेस लेकर इसका किए हैं? इनिशियली जब ग्रेजुएशन में थे हम, तो उस टाइम तो हम सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे। सेल्फ स्टडी, मोस्टली सेल्फ स्टडी किए थ्रू द 3 इयर्स। तो उसमें मैंने NCERT कवर की है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड बुक्स कवर की है। स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गया, सतीश चंद्र आपके एंशिएंट मेडिवल के लिए हो जाता है, फिर स्पेक्ट्रम जो मोस्ट वैल्यूएबल जो सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे हो जाता है। फिर NCERTs जो है वो ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT कवर की थी 9th to 12th, एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए नितिन सिंघानिया है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो जाता है। और आर्ट एंड कल्चर जो है एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आपका NCERTs ही है, वो 9th से लेके 12th तक का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करता है उसमें। फिर मैंने जब सेल्फ स्टडी कवर कर लिया, तब मुझे लगा कि मेंस के लिए मैं रेडी नहीं हो रहा था, अनसर्टेनिटी में मुझे कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अब कोचिंग कर ली जाती है, तो मैंने फिर दिल्ली में गया, वहाँ कोचिंग के स्कॉलरशिप भरा, फिर मुझे थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप भी मिला। फिर मैंने विजन IAS में क्लास की, मैंने वहाँ फाउंडेशन कोर्स ली थी, 1 ईयर की फाउंडेशन कोर्स थी। वहाँ मेरे को मतलब मेंस का जो है वो मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया, डेली आंसर राइटिंग कराया जाता था, वहाँ प्रीलिम्स का टेस्ट भी होता था। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करके मेंस की तैयारी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे। अभी आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मैंने अभी तो मैं सेल्फ स्टडी जैसे मैं अब कर रहा हूँ, मतलब क्लासेस करने के बाद, तो मैं अभी आइकॉन लाइब्रेरी जो है हमारे घर के पास ही है, वहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। और आइकॉन लाइब्रेरी है कहाँ, इसके बारे में बताइए। ये तो कटारी हिल रोड के पास ही है, अनुग्रह कॉलेज के सामने, और ये काफी अच्छी है, यहाँ फैसिलिटीज अच्छी है। यहाँ किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है? जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, किसी चीज का प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना यहाँ? देखो मतलब आई हैव स्टडीड इन दिल्ली लाइब्रेरी, बट यहाँ की लाइब्रेरी जो है मतलब मुझे दिल्ली वाली लाइब्रेरी से भी सही लगी है। मीन्स यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज अच्छी है, 24/7 अवेलेबल होते हैं, इवन फेस्टिव्स में भी ये ओपन रहता है, और ये हाइजीन है, सैनिटेशन है, और मतलब एवरीथिंग इज ओके हियर। चलिए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि ये UPSC जो है बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है,
मतलब इसमें 10,000 बच्चे अगर भरते तो उसमें 10 या 20% ही पास हो पाते हैं। तो अगर जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके लिए तो सही है, और जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? देखो, ये यूपीएससी का जर्नी जो है काफ़ी हार्ड भी है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है। इसमें सक्सेस रेट जो है 0.1% होता है। फेलियर तो आप 99% मान लो कि फेल ही लोग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वही लोग आगे मतलब सक्सेस इसको मिल पाता है या सेलेक्ट हो पाते हैं जो अपने आप को लेके कंसिस्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखते हैं खुद पे, और जो कंसिस्टेंसी के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते हैं। तो इसमें जो फाउंडेशन जो होता है आपका, एक कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज जो है आपको इस जर्नी में हमेशा हेल्प करेगा। कोई बाहर से आपको मोटिवेट नहीं करने वाला। अगर आप फेल भी होते हो, मान लो प्रीलिम्स में पास कर गए, मेंस में पास कर गए, बट इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो इतना क्लोज जाके आप जब रिजेक्ट होते हो तो आप मतलब एक लेवल पे पहुंच जाते हो। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ मोटिवेट रखना अपने आप को। कोई वीडियोस देख के, लेक्चर्स देख के आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए। तो इनर मोटिवेशन के लिए क्या करें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखो मोटिवेशन क्या है, इनिशियल इग्निशन पॉइंट होता है। मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन एक इग्निशन पॉइंट होता है, बस एक चिंगारी लगाता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो डिसिप्लिन होता है। बट किसी भी चीज में आप, अगर किसी भी एक चीज में आप डिसिप्लिन हो गए हो तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। इवन विदाउट मोटिवेशन यू कैन डू। ओके, तो जैसे आप बता रहे थे कि एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए 6 to 12 का, तो आप एनसीईआरटी की किताब कैसे कैसे पढ़े थे? मतलब जैसे वो उतनी सारी किताबें थी तो उसको मतलब किस किस तरीके से आपने पढ़ा, उसका क्या रूटीन था? मोस्टली मैं मतलब सुबह में 7 बजे से पढ़ता था, तो 7 से 10 मैं एनसीईआरटीज ही पढ़ लेता था। मतलब जैसे कोई रनिंग जो थीम चल रहा है अभी, जैसे करंट जो चलता है न्यूज़पेपर, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूज़पेपर में जो भी थीम रहता है उसके हिसाब से मैं एनसीईआरटीज को पढ़ना शुरू करता था। जैसे कुछ मॉडर्न हिस्ट्रीज में, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अगर न्यूज़ में है तो मैं उसको एनसीईआरटी में देख लेता था। अगर कुछ मॉडर्न, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कुछ बेसिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं एनसीईआरटी से देख लेता था। और ये मतलब बेसिक मैं एनसीईआरटी से कवर करता था करंट के अकॉर्डिंग, और बाकी जो मतलब हाई लेवल जो होता है वो मैं मतलब इंस्टीट्यूट का जो क्लास नोट्स है, इंस्टीट्यूट के जो एवेल्युएटेड मटेरियल्स है, मैं उससे कवर करता था। जैसे कि आप बोल रहे कि प्रीलिम्स की आपने तैयारी की, तो उस समय आपका टाइम टेबल क्या रहता था? आप कौन कौन से मतलब किताबें पढ़ते थे, कैसे कैसे पीवाईक्यू लगाते थे, तो उसके बारे में बताइएगा। देखो मतलब ये एग्जाम का प्रिपरेशन सबको लगता है कि मतलब 10 से 15 घंटा पढ़ना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं। ये भी एक नॉर्मल कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है जी। हाँ, तुमको मतलब इसमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। थ्रू आउट द ईयर आपको एग्जाम से पहले 3 to 4 मंथ्स पहले आपको 6 to 8 आवर्स आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। उसमें आप टेस्ट लगा सकते हो, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम के क्लोज चले जाते हो तो आपको 10 से 15 घंटे पढ़ने ही पड़ते हैं। उसमें आपको फिर 3 घंटे का टेस्ट हो जाता है, फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना, आंसर राइटिंग। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा लेंदी बट एग्जॉस्टिंग वर्क हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने बताया तो प्रीलिम्स में आपने इतना टाइम दिया, तो जैसे मेंस जब आते हैं तो मेंस में आपने कितना टाइम दिया इसके लिए? अच्छा सवाल है यहाँ पे। देखो मेंस में क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स एक अलग गेम हो जाता है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव करना पड़ता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। लेकिन मेंस जो है एक अलग गेम हो जाता है। मेंस रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। उसमें आपको मेंस मतलब 250 नंबर के होते हैं। आपको 10-10 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। किसी में आपको 150 वर्ड लिखना है, किसी में आपको 200 वर्ड लिखना है, किसी में आपको इवन एसे में तो आपको मतलब 500 वर्ड्स 1000 वर्ड्स तक लिखना है। तो इसमें आपको कंटेंट और उसमें आपको राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे मतलब जो आप लोग लिखते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सुने कि बैकग्राउंड मतलब फिगर रहता है बनाने के लिए, बहुत सी चीजें उसमें मतलब पॉइंट जोड़ना पड़ता है, तो उसको कैसे करते हैं? देखो मतलब हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैपिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो मैपिंग आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैपिंग ऐसा आपको एकदम एक्चुअल नहीं करना है, एक्चुअल मैपिंग नहीं चाहिए, बट एक रफ व्यू होना चाहिए मैपिंग का। जैसे आपको शो करना है, लोकेशन शो करना है, जैसे कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ इंडिया में, कहाँ कहाँ थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड है, फिर क्या क्या, जैसे कुछ अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई फिनोमेना आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि वाटर साइकिल एक्सप्लेन करना है, जैसे आपको कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको एक चेन बनाना है, इकोलॉजिकल चेन दिखाना है, फूड चेन दिखाना है, ये सारा चीज़ आप एक रफ व्यू के थ्रू बस एक छोटा सा बॉक्स बना के आप दिखा सकते हो। जैसे कि आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी किताबें हैं जो मतलब पहले पढ़ना चाहेंगे?
अगर ऐसा कुछ हो तो भाई मैं इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट लगता है, इकोनॉमिक्स को मैं सबसे पहले करना चाहूँगा। ऐसा क्यों? वो इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या है जो आपको क्योंकि इतना डिफिकल्ट लगता है? इकोनॉमिक्स जो है मतलब वो करंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें इवन मतलब 1 ईयर का करंट को छोड़ के वो पास्ट 5 ईयर्स का भी करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। तो इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इकोनॉमिक्स का कि उसको 1 साल में कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। जब आप स्टडी करते हैं तो आपके डेस्क पे कौन सी 3 सी चीज ऐसी है जो काफी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो वाटर बोतल हो जाता है, जी। नोटबुक हो जाता है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइक आईपैड्स एंड मोबाइल फोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आपके हिसाब से सफलता का असली मतलब क्या है? जॉब लेना या कुछ और? जॉब देखो, लाइफ इज लाइक मतलब आप एक स्टेज है, आप किसी एक बार सक्सेस अचीव किया आप, तो फिर वो आपको फिर खलने लगता है कि मैं वहाँ स्टक कर गया, फिर आप सोचते हो कि अपने आप से थोड़ा सा और ऊपर जाना, मतलब एक स्टेज है, एक स्टेयर्स की तरह है वो। जी। एक बार सक्सेस अचीव करने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं होते, और होना भी नहीं चाहिए। आप फिर दूसरा अपने आप को और एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो। इवन अगर मैं एग्जाम क्लियर भी कर लेता हूँ तो आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब कि मैं आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, मुझे सोसाइटी के लिए और कुछ अच्छा करने को मौका मिलेगा, मैं सोचूंगा और कुछ करूँ। तो ये एग्जाम मतलब ये एग्जाम जो एक लाइफ का एक पार्ट है, इज नॉट अ होल, इज नॉट अ पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। ओके। तो जैसे आपको बिना पढ़ाई की अगर एक दिन रहना पड़ा तो आपको कैसा लगेगा? आई विल फील वेरी ग्लैड। दिस अपॉर्चुनिटी मतलब आई नेवर गेट इन यूपीएससी जर्नी। अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। और आपने मतलब कोई सपना देखा होगा इस चीज के लिए कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा या आईपीएस बन जाऊंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? अब वो तो डिपेंड करता है ना, अगर मतलब मुझे अच्छा काम करने को मिलेगा, मैं तो यही सोच के तैयारी कर रहा हूँ कि आई कैन डू गुड फॉर सोसाइटी। अगर वहाँ कुछ लोग हर्डल करते हैं अगर, तो फिर तो मुझे टीचिंग लाइन में जाना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा। बट मोस्टली मेरा जो मेन फोकस है वो सोशल एम्पावरमेंट ही रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट ही रहेगा, इन्वायरमेंट को अच्छा करना, सोसाइटी को अच्छा करना, फिर चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ाना देना, ये सारा चीज़ मेरा रहेगा। तैयारी के दौरान आपको सबसे फनी चीज या कोई फनी सलाह वैसा मिला है? स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो सबसे ज़्यादा फनी यही लगा कि यूपीएससी जो है एक स्टैटिक एग्जाम है, उसमें करंट का कोई रोल ही नहीं है। बट जब मैं इसमें पूरा जब अच्छे से इन्वॉल्व हुआ तो पता चला कि करंट और स्टैटिक जो 50-50% का इंपॉर्टेंस रखते हैं इसमें। ये सबसे ज़्यादा फनी लगा मुझे। एग्जाम हॉल में कुछ आपके साथ कुछ ऐसी अजीब चीज हुई है जो आपको थोड़ा सा मतलब यादगार बनाया हो, या कुछ वैसी As such कभी तो- आप उस चीज को भूल ना पाए? एज सच तो मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चलिए, आपकी कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, आपने बहुत सी एक्सपीरियंस अपनी शेयर की है हम लोगों के साथ, आपने बहुत सी जानकारी दी हमें। मैं आशा करती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकले, Thank you. आप आगे तरक्की करें, बहुत आप अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो चलते चलते हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू ऑफ कोर्स यू कैन आस्क। लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। आप जब सुबह पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप चाय प्रेफर करना चाहेंगे या कॉफी? ब्लैक कॉफी। सुबह की पढ़ाई करना चाहेंगे या रात की? सुबह वाली अच्छी है। ऑनलाइन क्लासेस करना चाहेंगे या किताब? किताब। मोटिवेशनल वीडियो या शांत वीडियो? शांत वीडियो। रिवीजन या नया चैप्टर? रिवीजन। चलिए, तो आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सी चीजें हमें बताई, और मैं आशा करती हूँ कि ये जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, बहुत सी जानकारियां उनको मिली होंगी। और अगर प्रॉब्लम होगा उनको या किसी चीज की जानकारी जाननी होगी तो आइकॉन इंस्टीट्यूट से संपर्क करेंगे, उसके माध्यम से हम इसका फीडबैक देने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।